प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, रियो अर्थ समिट 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग में हुई थी। भारत में आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की 50,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है, अकशेरुकियों में कीट वर्ग सर्वाधिक है और कशेरुकियों में मत्स्य वर्ग। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में है। ये लगभग 20% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें विश्व फेफड़े भी कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे स्थल जहां पर पादपों और जंतुओं का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, पवित्र उपवन कहलाते हैं। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जंतुओं का तथा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पादपों का अध्ययन कर उनकी स्थिति का ध्यान रखते हैं। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। IUBCP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायो रिजर्व कंजर्वेशन एंड प्रोग्राम। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। पहले इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बच्चों, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व प्राणी दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस 4 अक्टूबर। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर और जैव विविधता दिवस 22 मई। वन संपदा को उपयोग में लाते हुए निरंतर संरक्षित बनाए रखना जैव संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पादपों की अपेक्षा जंतुओं में विविधता अधिक है क्योंकि जंतु गमन कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे कठिन परिस्थितियों को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं। जंतुओं में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र जंतुओं को पर्यावरणीय परिवर्तनों को भांपने में मदद करता है। ठीक है, पर्यावरणीय परिवर्तनों को भांप के वो जल्दी से उसकी डिफेंस मैकेनिज्म को अपना लेते हैं, जिससे पादपों की अपेक्षा जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे जातियां जिन्हें किसी एक भौगोलिक स्तर से ले जाकर उनके मूल स्थान से दूर नई जगह पर प्रवेश कराया जाता है, उन्हें विदेशी जातियां एलियन स्पीसीज कहते हैं। रेस्पायरिन नामक रसायन राउल्फिया यानी सर्पगंधा से प्राप्त होता है। ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशन बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो जातियां किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं, विश्व में कहीं और नहीं, उनको एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे एशियाई शेर जो भारत के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, लायन टेल्ड मकाक जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क भी था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विविधता के विकास में लाखों वर्ष लगे, किंतु यदि जाति क्षति की दर यही रहती है तो हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में ही खो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की संख्या का आकलन जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीकों से किया जाता है। ठीक है, वर्गीकी के तरीके इन पर फिट नहीं बैठते हैं। इनकी विविधता लाखों तक पहुंच सकती है। इसलिए जब हम चर्चा कर रहे थे कि इतने हमारे जंतु हैं, उसमें हम जीवधारी हैं, उसमें हम माइक्रोब्स यानी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। वैसे ही जब हम मैदानों से पहाड़ों की ओर जाते हैं तो भी जैव विविधता, जैसे ऊपर चलते जाएंगे जैव विविधता कम होती जाती है। जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वो उतना ही अधिक स्थिर होता है। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। एक समय वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, अब केवल 6% क्षेत्र में ही हैं।
प्रदूषण के कारण जीवों के आवास में संपूर्ण क्षति के अलावा खंडन या फ्रेगमेंटेशन भी हुआ है। ठीक है, कुछ आवास तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कुछ आवासों में खंडन या फ्रेगमेंटेशन भी, टूट फूट भी हुई है। प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, भले ही मानव के लिए इसका आर्थिक महत्व हो चाहे न हो। हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। बच्चों, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। मनुष्य, पालतू पशु तथा फसलों के अतिरिक्त संपूर्ण बायोटा को वन्यजीव कहते हैं। अवनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन ट्रॉपिकल देशों में जाति विविधता की कमी का मुख्य कारण है। 2 समुदायों के बीच विविधता अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार का मानव क्रियाकलाप वर्जित होता है कोर जोन कहलाता है। मरुस्थल, वर्षा वन, मैंग्रोव, कोरल रीफ भारत में क्या दर्शाते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी पॉल एनरिक ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या डिस्क्राइब किया? उन्होंने स्पीसीज और एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया। बच्चों, प्राणी उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में थोड़ा अंतर होता है, उसको समझ लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण जैव समुदाय का संरक्षण किया जाता है, जबकि अभ्यारण्य में किसी जाति विशेष का संरक्षण किया जाता है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन व मानव आवागमन संभव है। अभ्यारण्य में पर्यटन और मानव हस्तक्षेप निषेध होता है। पर्यटन और मानव हस्तक्षेप जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में भी निषेध होता है। इनका शोध व वैज्ञानिक प्रबंधीकरण नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यानों का, सेंचुरीज का भी नहीं होता है, जबकि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का शोध व वैज्ञानिक प्रबंधीकरण होता है। राष्ट्रीय उद्यान में पादप व जंतु के जीन पूल संरक्षण को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि सेंचुरीज में भी इस चीज को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पादप व जंतु के जीन पूल संरक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों, ये जैव मंडल के विभिन्न क्षेत्र हैं। जो सबसे बीच वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, कोर रीजन, इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि पॉसिबल नहीं होती है। बफर जोन, इसमें कुछ लिमिटेड होती है। और कुशल योजना जो अनुक्षेत्र होते हैं, इसमें मनुष्य भी रहते हैं, उनके लाइव स्टॉक भी रहते हैं, और यहाँ पे सारे क्रियाकलाप संभव है, लेकिन बिना ये जो इस परितंत्र है इसको नष्ट किए बिना। बच्चों, ये डेटा है कि जो रेड डाटा बुक में खतरे में पड़ी हुई जातियां हैं उनकी एक लिस्टिंग दी गई है, जिसमें है सिंह पूछी बंदर, मकाका साइलेंस जो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, सुनहरा लंगूर, भारतीय डॉल्फिन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाए जाते हैं, एशियाई शेर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तेंदुआ, बाघ, हिम तेंदुआ, भारतीय हाथी, भारतीय जंगली गधा जो कच्छ के रण में पाया जाता है, पिग्मी सुअर, हंसुल, मणिपुरी ब्रो एंटल्टर, सफेद पंखों वाली जंगली बतख, चीज फिजेंट, वेस्टर्न ट्रेगोपान, भारतीय सोनचिड़ैया जो गोंडवान रीजन में राजस्थान के मरु क्षेत्र में पाई जाती है, घड़ियाल और रिवर टेरापिन। ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो IUCN ने लिस्टेड की हुई है, जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, एक और दी गई है यहाँ पे सारिणी, जिसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे डेटा दिए हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मैं पढ़ती हूँ। जो मैमल्स है, 13 मैमल्स संकटग्रस्त जातियां हैं, 20 संवेदनशील है, 2 रेयर स्पीसीज में आती हैं, 5 अनिश्चित में, और 13 ऐसी हैं जिनकी सूचना अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, और लाल सिर वाली बटेर, भेड़िया, चिंकारा, बाघ, गेंडा, चीता, एशियाई गधा, ये सब ऐसी जातियां हैं जिन पे विलुप्ति का खतरा भी मंडरा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से
बहुत सारे डेटा को एनालिसिस कर सकते हो और बहुत बढ़िया आप लोग इस पे एक प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपके नियर बाई अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, आप उसके बारे में लिख सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, वहाँ कौन कौन से फ्लोरा और फौना है, जीव जंतु है, उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक लिस्ट आप लोग अपने प्रोजेक्ट में एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड की कौन सी जातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, या जिन पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण जिन पे खतरा मंडरा रहा है। इस तरीके से आप ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इस पे ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास डेटा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो भी बातें डिस्कस की, आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप एनसीईआरटी बुक से इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी।